Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 7 जून 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सी ऑफ मरमरा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नीचे 4 पेयर्स बनाकर दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। पेयर के अंदर एक तरफ रीजन का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ कंट्री का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि हाँ वाकई में कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मैच्ड आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन अब की बार बहुत सारे पूछे गए थे, आप लोगों ने देखा होगा अब की बार का पेपर। तो यहाँ पे पहला पेयर बात करता है कैटलोनिया स्पेन, दूसरा पेयर क्रीमिया हंगरी, तीसरा पेयर मिंडनाओ फिलीपींस, चौथा पेयर ओरोमिया नाइजीरिया। तो अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, ये हो गई पेयर की बात। अब बताना यह है कि यहाँ पर ऊपर में से कितने पेयर्स आप लोगों को करेक्टली मैच देखने को मिल सकते हैं, या फिर कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच हैं। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 2 एंड 4 ओनली। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ यहाँ पर आप कह सकते हो दुनिया भर में क्या चल रहा है उसको लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के ऊपर आज के टाइम पर प्रेशर डाल रही हैं। कल भी हम लोगों ने एक आर्टिकल कवर किया था जहाँ पर कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ का कहना यह है कि इंडिया जो है वो यहाँ पे इनसे माफ़ी मांगे। क्यों? यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है बैकग्राउंड के साथ में। देखो, होता यहाँ पर यह है कि पिछले महीने की बात है, बीजेपी के 2 लीडर्स हैं और उन दोनों लीडर्स का नाम क्या है, तो ये नाम मेंशन किया गया है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल। इन दोनों ने यहाँ पर किया गया प्रॉफिट मोहम्मद के रिगार्डिंग कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स कर दिए, या फिर आप कह सकते हो उनके प्रति कुछ अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर ऐसा बोला गया, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और फिर ये जो बात है, ये जो कमेंट गलत कमेंट देखने को मिला है, ये गलत कमेंट इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा और उसके बाद में एक कंट्रीज़ ने यहाँ पर इंडिया की निंदा करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिए गए थे प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में, इस स्टेटमेंट की निंदा करने की शुरुआत कर दी है बहुत सारी कंट्रीज़ ने, और इन कंट्रीज़ को लगातार और भी दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ ज्वाइन कर रही हैं, ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए यूएई, बहरीन, ओमान, इंडोनेशिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, तो ये सब आज के टाइम पर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, और यहाँ पे बोला गया कि इंडिया जो है इस चीज़ को लेकर एक माफ़ी मांगे। हालांकि भारत ने यहाँ पर स्टेटमेंट अपना ये भी दिया कि जिन 2 व्यक्ति ने ये बातें बोली हैं, जिन दोनों व्यक्ति ने यहाँ पर ये ट्वीट किया है, देखो इन दोनों की कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट थी नहीं सरकार में, सरकार ने तो कुछ बोला नहीं है। यहाँ पर ये दोनों एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है, तो ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। और साथ ही साथ इंडिया ने यह भी बोला है कि अगर ऐसा ही है तो यहाँ पर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देख पाओगे बीजेपी से दोनों ही व्यक्तियों को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है और इसको लेकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है कि ट्विटर पर अभी तक यही टॉपिक लगातार ट्रेंड हो रहा है पिछले कुछ दिनों से।
हालांकि ये जो मुद्दा है ये पिछले महीने का था, लेकिन अभी यहाँ पर इसको काफ़ी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पकड़ मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा चर्चा में ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एंट्री होती है ओआईसी की, मतलब जितना मुद्दा आपने अभी सुना है वो सब चल ही रहा था, बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पर खड़ी हो ही चुकी थी, यहाँ पे ओआईसी भी बीच में आ गया। अब ये ओआईसी क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा ओआईसी ने यहाँ पर क्या बोला। ओआईसी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके अंदर 57 मेंबर कंट्रीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। अब ये जो ओआईसी है इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पर इस पूरी बॉडी को हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है, उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये ओआईसी कहलाता है। और ओआईसी के अंदर आपको मेजरली आपको मुस्लिम कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोलते हैं कि मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक कलेक्टिव वॉइस है ये ओआईसी, और ये बात करता है मुस्लिम वर्ल्ड को लेकर, उसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए, उसके सेफ गार्ड के लिए यहाँ पर ये ओआईसी काम करता है। इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं है, ये बात ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ओआईसी का हेडक्वार्टर आपको सऊदी अरेबिया जेदा के अंदर देखने को मिल जाता है, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओआईसी के साइड से भी स्टेटमेंट आया। ओआईसी ने यहाँ पर काफ़ी हद तक निंदा की है इंडिया की, और न केवल ये वाला टॉपिक जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसके साथ साथ और भी वेरियस टॉपिक्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, जैसे कि कर्नाटका का जो हिजाब कंट्रोवर्सी है उसको भी यहाँ पे ओआईसी ने इंक्लूड कर दिया। मुस्लिम्स के रिगार्डिंग यहाँ पर सही काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, गलत प्रभाव हो रहा है, वो सारी बातें यहाँ पर आप कह सकते हो ओआईसी के थ्रू इंक्लूड कर दी गई। तो इंडिया के अगेंस्ट में पूरी तरह से ओआईसी यहाँ पर खड़ा हुआ। अब ओआईसी ने भारत के अगेंस्ट में ये सारी बातें बोली हैं, तो उसके बाद में भारत की साइड से भी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आया है। भारत ने यहाँ पे बोला ओआईसी एक नैरो माइंडेडनेस दिखा रहा है, ओआईसी के जो कमेंट है वो मिसलीड कर रहे हैं, इनफैक्ट मिस्चीवियस कमेंट्स हैं, ऐसा यहाँ पर खुद इंडिया की साइड से स्टेटमेंट आया है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, ठीक है, इनके स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची, इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि भाई यहाँ पर जो ओआईसी है ये जो बात कर रहा है ये मोटिवेटेड कमेंट्स हैं, और ये एक तरीके से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बातचीत कर रहा है, और इसके जो कमेंट है कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो मिसलीडिंग कमेंट है, ठीक है ना। तो इंडिया ने भी यहाँ पर पलटकर ये जवाब दिया है ओआईसी को। बाकी हम लोग देखते हैं आने वाले टाइम पर कैसे कैसे अपडेट्स आते हैं इस चीज़ को लेकर। अभी तक की जितनी भी करंट सिचुएशन है वो सब आपको पता चल चुकी है। इस आर्टिकल को पेज नंबर 6 और पेज नंबर 10 पर भी कवर कर दिया गया है। अब इस आर्टिकल में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी थी वो यहाँ पे ओआईसी के बारे में था, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब फर्स्ट पेज पर ही एक और छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इस आर्टिकल को हम लोग हेडिंग पढ़कर ही ख़त्म कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी के लिए आवश्यकता नहीं है। तो मेंशन क्या किया गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बैंक के चीफ्स होते हैं, ठीक है, उन बैंक के चीफ्स के ऊपर जोर डाला है कि वो जो लोन लेने का प्रोसेस होता है उसको आसान कर दें। अब लोन लेने के प्रोसेस को आसान किया जाएगा तो उससे यहाँ पर क्या होगा, आराम से व्यक्ति जो है वो लोन ले पाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो क्या हुआ, एक हम लोगों ने वीक का सेलिब्रेशन किया है, एक आइकॉनिक वीक का सेलिब्रेशन किया है, और उस वीक के सेलिब्रेशन के दौरान हमारे पीएम का फोकस रहा इंडियन बैंक्स के ऊपर और बैंक के चीफ के ऊपर। यहाँ पर अभी के लिए जोर दिया गया कि वो यहाँ पर इस प्रोसेस को काफ़ी आसान कर दें, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। इन्होंने बोला एक नया पोर्टल होगा, नया पोर्टल को बनाया जाएगा जिससे क्या होगा, फार्मर्स, स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स अगर यहाँ पर इनको लोन लेना है तो बहुत ईजियर प्रोसेस से उनको वो लोन मिल जाएगा, कोई भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा जोर मत मारना, ठीक है, इतना यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। तो एक पोर्टल यहाँ पर जिसके बारे में चर्चा की जा रही है उस पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ये जो जन समर्थ पोर्टल है हमारे पास ऑलरेडी है, अभी आप लोग जाओगे तो इनकी वेबसाइट आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इसी वेबसाइट के माध्यम से ये जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऐसा हमारे पीएम का स्टेटमेंट है, ठीक है। वहाँ पे जो आप लोग पोर्टल पर जाओगे ना, तो पोर्टल पर आप जाओगे तो उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो उसके नीचे आपको एजुकेशनल लोन का एक पूरा का पूरा पेज देखने को मिलेगा,
ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है। उसके नीचे ही आपको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन चाहिए तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाइवलीहुड लोन देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस जन समर्थ पोर्टल के अंदर मेंशन्ड है। मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली सरकार की वेबसाइट पर ये सारी बातें मेंशन्ड है। ठीक है, अब लोन कैसे लेना है वो सब वहाँ पर एलिजिबिलिटी मेंशन्ड आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? आगे आते हैं नेक्स्ट और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले जो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको दबा देना। हमारा जो टारगेट है 5K प्लस लाइक का वो आपको अचीव करवाना है। आप लोगों को 1 सेकंड लगेगा, जितनी देर में मैंने बोला है ना इतनी देर में आप लोग ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलो इस वाले आर्टिकल में मेंशन किया गया है मिसाइल अग्नि-4 के बारे में। तो इस आर्टिकल को सिंपली हम लोग GS पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हमारी अग्नि-4 मिसाइल का एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। एक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस मिसाइल को कहाँ से टेस्ट किया गया? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से यहाँ पर इसको यहाँ पर एक तरीके से लॉन्च किया गया है। मैंने बोला कि डिस्कस किया गया है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है वहाँ से। उसके बाद इस मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 3500 किलोमीटर्स की यहाँ पर इसकी रेंज आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी आप कह सकते हो बड़ी रेंज देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द अदर अग्नि मिसाइल्स। क्योंकि अग्नि मिसाइल की हमारे पास पूरी सीरीज़ है, उस सीरीज़ के बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं डायरेक्टली पहले आपको उस सीरीज़ के बारे में बताता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ UPSC ने पहले कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इस अग्नि मिसाइल को लेकर। तो अग्नि क्लास मिसाइल्स की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आपको अलग अलग सीरीज़ देखने को मिलती है, अलग अलग रेंज वाले मिसाइल, जैसे कि अग्नि-1 मिसाइल जो है, अग्नि-1 मिसाइल को बनाया गया, इसकी जो रेंज है वो 700 से 800 किलोमीटर की है। इतनी दूर तक ये मिसाइल हिट कर सकता है। हम अपना टारगेट इतनी दूर तक अगर लेकर चलें तो इस अग्नि मिसाइल से हम लोग उस टारगेट तक अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अग्नि-2 आपको देखने को मिलेगा जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। देन अग्नि-3 आपको देखने को मिलेगा जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। देन अग्नि-4 देखने को मिलेगा जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने आर्टिकल में चर्चा की है। और ख़ास बात यह है कि देखो जो अग्नि-4 है इसको हम लोग रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो मोबाइल लॉन्चर का मतलब यह है कि कोई ट्रक हुआ, इसको हम लोग इधर से उधर अगर लेकर चलें, यानी कि एक सामान को इधर से उधर लेकर जा सकते हैं। एक ऐसा व्हीकल जिसको हम लोग इधर से उधर ट्रैवल करवा सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी यहाँ पर इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो एक आता है अग्नि-5। अग्नि-5 अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट मिसाइल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे अग्नि सीरीज़ का एक सबसे लंबी दूर तक जाने वाला ये अग्नि जो मिसाइल है वो है अग्नि-5। इसी वजह से हम इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर्स की है। तो आप लोग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो 5000 किलोमीटर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये मिसाइल पहुँच सकता है। तो इंडिया के पास में अग्नि-5 मिसाइल का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। अब ये जितने भी मिसाइल हैं अग्नि के बारे में पढ़ा, ये सब यहाँ पर एक प्रोग्राम के अंडर में लेकर आए गए थे, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। IGMDP के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के थ्रू की गई थी। आपको पता होगा इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से भारत आज के टाइम पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो पाया है। हम लोग खुद अपनी तरफ से इन चीज़ों को डेवलप कर पाएँ। तो ये जो पूरा प्रोग्राम था IGMDP, इसको अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1983 के अंदर, और पूरी तरह से इसको कंप्लीट किया गया मार्च 2012 में। और इस प्रोग्राम के अंदर 5 मिसाइल्स को डेवलप किया गया था। ध्यान रखना, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने 5 मिसाइल्स को डेवलप किया, और उन 5 मिसाइल्स के जो नाम हैं वो बहुत आराम से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। कैसे? तो पटना, ठीक है, पटना के नाम से ध्यान रख सकते हो। P स्टैंड्स करता है पृथ्वी मिसाइल को। पृथ्वी मिसाइल कौन सी मिसाइल है? ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि हम लोग इधर सतह से सतह तक इस मिसाइल को, यहाँ पे हमने अपनी मिसाइल को रखा, हमारा टारगेट सरफेस पर ही यहाँ पर है, तो ये जो मिसाइल है इस प्रकार से यहाँ पर क्या करेगा, जाकर अपने टारगेट पर हिट कर लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी। देन उसके बाद जो दूसरी है वो अग्नि है। अग्नि भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसके अंदर अलग अलग सीरीज़ हैं 1 2 3 4 5 की, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है।
फिर पी के बाद हुआ ए के बाद आया टी। टी स्टैंड करता है त्रिशूल मिसाइल को। जो त्रिशूल मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या है कि ये सरफेस यानी कि सतह से हवा में फायर करने वाला मिसाइल आपको ये देखने को मिलेगा। देन टी के बाद आता है एन, ये स्टैंड करता है नाग मिसाइल को। ये बेसिकली थर्ड जनरेशन का एंटी टैंक मिसाइल है। दुश्मन का कोई टैंक है उसको उड़ाने के लिए यहाँ पर ए मिसाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आकाश मिसाइल देखने को मिलेगा। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगेन यहाँ पर सतह से हवा में छोड़ने वाला ये मिसाइल आपको देखने को मिल जाता है। तो पटना मिसाइल के बारे में ध्यान रखना, और इसी प्रोग्राम के अंडर में ही यहाँ पर हमने अग्नि मिसाइल को डेवलप किया था। अब हम लोग कुछ और चीज़ें कवर करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो हम लोग बात करते हैं मिसाइल की, तो हम लोगों ने पढ़ा है एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और दूसरी कौन सी मिसाइल होती है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बता रखा है। तो हम लोग चलो उसको समझते हैं थोड़ी देर। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल एक क्रूज़ मिसाइल है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। देखो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि मान लो यहाँ से हम लोगों को अपनी मिसाइल को लॉन्च करना है और यहाँ पे हमारा टारगेट है। तो अगर वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो वो पहले तो एनवायरनमेंट से बाहर जाएगी मिसाइल, फिर एनवायरनमेंट से बाहर जाने के बाद में वापस से एंटर करेगी, देन उसके बाद आकर यहाँ पे हमारे टारगेट को हिट करेगी। यानी बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और क्रूज़ मिसाइल क्या होती है? तो क्रूज़ मिसाइल का जो पाथ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू द बैलिस्टिक मिसाइल। कैसे? तो क्रूज़ मिसाइल में हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि अगर मान लो टारगेट यहाँ पर है तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्रूज़ मिसाइल हिट करता है। वो एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाती मिसाइल, वो एनवायरनमेंट के अंदर ही अंदर रहकर अपने टारगेट को हिट करती है, तो वो क्रूज़ मिसाइल कहलाती है। ठीक है, इतना यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना। तो इतना आप लोग को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे अग्नि 4 की, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब देखो यूपीएससी ने साल 2014 में अग्नि 4 को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था। विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? सबसे पहला स्टेटमेंट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दूसरा स्टेटमेंट इसके अंदर लिक्विड प्रोपेलेंट देखने को मिलता है, यानी लिक्विड फ्यूल से चलता है। तीसरा स्टेटमेंट ये 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर कर सकता है लगभग 7500 किलोमीटर की दूरी तक। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि अग्नि जो ये 4 मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो लगभग 3500 किलोमीटर्स की आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट हुआ तो आप देख पाओगे बी सी डी तीनों के अंदर थर्ड मेंशन है, आप लोग एलिमिनेट कर दोगे तीनों को ही। देन उसके बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ एक, तो हमारा जो अग्नि 4 मिसाइल है वो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। पॉसिबिलिटी है इसको लेकर नेक्स्ट टाइम पर क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे चर्चा की जा रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। हालांकि चर्चा कुछ और है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक है। मैंने आपके साथ में काफ़ी बार इसको लेकर डिस्कशन कर रखा है, काफ़ी डिटेल से वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है ना। और पहले भी मैंने एक सेपरेट सा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखा है इस चीज़ के ऊपर। अगर आप लोग चाहो इसको बहुत डिटेल से कवर करना तो आप लोग सिंपल सा यूट्यूब पर जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाय दीपक यादव सर्च कर सकते हो, आपको एक वीडियो मिलेगा, आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। देखो पहले हम लोग समझते हैं मुद्दा क्या हुआ है। मुद्दा ये हुआ है जामियात उलमा ए हिंद। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में एक पिटीशन जो चार्ज करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पिटीशन को डिसमिस करने के ऊपर यहाँ पर इस जामियात का फोकस है। यानी क्या है मुद्दा, इसको समझो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला गया, और उस याचिका के अंदर बोला गया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इस वर्शिप एक्ट की जो वैलिडिटी है उसके अंदर यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो उस वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है इस पिटीशन के अंदर में। तो आप कह सकते हो जब ये बात हुई इस पिटीशन के अंदर में, जैसी बात ये पता चलती है जामियात को, तो जामियात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है, और उसके बाद में यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर इस पिटीशन की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पिटीशन को यहाँ पर ये डिसमिस करते हैं, और अगर इस पिटीशन की सुनवाई होती है तो इससे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज आने वाले टाइम पर होती रहेंगी।
तो आपको कंट्रोवर्सीज़ क्यों होंगी, तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि जब तक आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समझ में नहीं आएगा तब तक यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आने वाला। चलो इसको कवर करते हैं। तो इसको हम लोग पूजा स्थल कानून के नाम से भी जानते हैं। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 1991 में लेकर आया गया था। जो कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार थी वो यहाँ पर इस कानून को लेकर आई थी, ध्यान रखना, क्योंकि उस समय पर मंदिर मस्जिद को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट, बहुत सारे विवाद चल रहे थे, तो उसी को रोकने के लिए इस कानून को लेकर आया गया। अब ये कानून क्या बोलता है, पहले आपको रीड करके बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सिंपल से शब्दों में समझाता हूँ। ये डिस्क्राइब करता है एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th डे ऑफ अगस्त 1947। सिंपल से शब्दों में अगर हम लोग समझें तो देखो यहाँ पर देश कब आज़ाद होता है। देश आज़ाद होता है हमारा 15 अगस्त 1947 में। तो यहाँ पर इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको 1991 के अंदर लेकर आया गया था, इसने सीधे सीधे ये बोला कि देखो बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है इस मंदिर मस्जिद को लेकर, तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि 15 अगस्त 1947 पर, यानी कि इस दिन जब देश आज़ाद हुआ, अगर इस दिन किसी जगह पर मंदिर था या किसी जगह पर यहाँ पर आप कह सकते हो कि मस्जिद है या फिर किसी जगह पर कोई भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो वो एज इट इज़ रहेंगे, उनका कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करता है, वो किसी भी आप कह सकते हो कि प्लेस ऑफ वर्शिप के कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है, उसको रोकता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ज्ञानवापी मॉस्क का काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट चला, फिर उसके बाद कुतुब मीनार का डिस्प्यूट उठा, तो इस प्रकार से बहुत सारे डिस्प्यूट्स उठ रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना यह था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसके अंदर ही बदलाव होना चाहिए। ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर गलत है, इसके टाइम पीरियड की वैलिडिटी चेंज करो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसी चक्कर में जो अभी एक दूसरा जामियात है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा और यहाँ पर इस पिटीशन के अगेंस्ट में यहाँ पर चैलेंज किया गया कि इस पिटीशन की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद होता है, उस दिन जो भी रिलीजियस प्लेस जैसा भी था वो वैसा ही रहेगा, ऐसा इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर बोला गया था। और इसके अंदर एक एग्जाम्पशन रखा गया था, एक अपवाद रखा गया था, वो आपको पता होगा अयोध्या वाला। ठीक है, अयोध्या डिस्प्यूट को यहाँ पर पूरी तरह से इसके अंदर एग्जाम्प्ट कर दिया गया था, एक्सेप्शन में रखा गया था। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है और ये भी समझ लिया है कि मुस्लिम बॉडी चाहती है इस पिटीशन के अंदर इंटरवीन करना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद बिजनेस पेज पर आते हैं, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट है बैड बैंक को लेकर। देखो यहाँ पर आपको पता होगा पिछले साल बैड बैंक को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट उठाया गया है, सरकार की तरफ से एक स्टेप उठाया गया है और उस स्टेप के अंदर NARCL दैट मीन्स नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सेटअप किया गया था। और इस बॉडी का मेजर फोकस क्या होने वाला है कि जो बैड लोन्स हैं उन बैड लोन्स को यहाँ पर टेक ओवर किया जा सके। ठीक है ना। मैं आपको पहले समझाता हूँ कुछ बेसिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, आपको थोड़े बहुत बेसिक्स अगर पहले क्लियर होंगे उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे पूरी इकोनॉमी समझ में आती है। तो हम लोग अगर बात करते हैं बैड बैंक की, तो नाम इसका बैड बैंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस बैड बैंक को सरकार ने पिछले साल बनाया था ताकि क्या किया जा सके, बैड लोन की रिकवरी की जा सके। हालांकि यहाँ पे बैड बैंक वाकई में बैड है या अच्छा है इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हमें समझना होगा ये बैड लोन आखिरकार क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई भी बैंक है, तो आपने पता ही अच्छे से कि बैंक कैसे वर्क करता है, बैंक कैसे काम करता है। बैंक यहाँ पर वर्क करता है, आपको यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करवाता है। पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, आपको पैसा प्रोवाइड करवाता है यानी कि इंटरेस्ट वगैरह जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है, वो देता है। लेकिन कब देगा, जब ये जो लोग हैं वो सब मिलकर पैसा बैंक में जमा करेंगे। आप क्या करते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो और उस पैसे के ऊपर बैंक आपको ब्याज देता है और वो ब्याज आजकल काफ़ी कम आपको देखने को मिलता है, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिल जाता है। ठीक है ना। लेकिन आप कहोगे बैंक अपनी साइड से पैसा कैसे दे पा रहा है, बैंक की अर्निंग कैसे हो रही है। तो बैंक क्या करता है कि आपने जितना भी पैसा बैंक को दिया वो सारा पैसा बैंक पीछे से उठाकर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इन सभी लोगों को एज अ लोन दे देता है। और अगर हम लोग बात करें, जब बैंक ने ये सारा पैसा लोन की फॉर्म में दिया इन लोगों को,
तो इनसे यहाँ पर इंटरेस्ट लेता है। और ध्यान रखना, जो इन इंडस्ट्रियलिस्ट और ये बिजनेसमैन, इन सबको जो लोन दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हायर इंटरेस्ट पर दिया जाता है, तो इनसे बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा ब्याज लेंगे, इनफैक्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लो 10% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बैंक ले रहा है इन लोगों से, और 10% इंटरेस्ट रेट लेने के बाद में यहाँ पे आपने जो पैसा जमा किया है, आपके पैसे के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, आपको 5% का ब्याज मिल रहा है। बीच का जो यहाँ पर 5% का पैसा हो गया वो यहाँ पर बैंक का रेवेन्यू आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। लेकिन अब बैड लोन का मतलब क्या है, तो बैंक ने यहाँ पर लोन दिया इन लोगों को, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है, इसने लोन उठाया, तो लोन उठाकर अपनी इंडस्ट्री लगाई, काम हो नहीं पाया, काम अच्छा चला नहीं, सब कुछ डूब गया और वो पैसा भी वहाँ पे डूब गया। वो पैसा बैंक के पास में वापस से आया ही नहीं। अब बैंक के पास में वो पैसा वापस से आया नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको हम लोग बैड लोन बोलते हैं। ठीक है ना, वो पैसा यानी जो बैंक वो लोन का पैसा रिकवर नहीं कर पाता, उसको हम लोग एक तरीके से बैड लोन के नाम से जानते हैं। तो ये जो बैड लोन है ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है बैंक्स के पास में, और इसी बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए सरकार ने इन बॉडीज़ को बनाया था। किस किस बॉडी को बनाया था, यानी बैड बैंक को बनाया था। और इस बैड बैंक के अंदर एक स्ट्रक्चर है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं आप लोग को एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, पिछले साल हमारी सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने एग्जैक्टली अप्रूव किया। इन्होंने बोला कि 30,000 यानी कि 30,600 करोड़ रुपए जो हैं ये हम लोग एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। किसको, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को। तो आप कह सकते हो 30,600 करोड़ रुपए से हमने NARCL को बना दिया, एक बॉडी को बना दिया, एक बैड बैंक को बना दिया। तो NARCL हमारे बैड बैंक का ही एक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है ना, बैड बैंक, इसके नाम से ही पता चल रहा है बैड बैंक, लेकिन इसका काम जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि बैड बैंक का जो काम है वो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो बैंकों के पास में बैड लोन्स है, जो लोन बैंक रिकवर नहीं कर पाए हैं, उन लोन्स को रिकवर करने में मदद करेगा ये बैड बैंक। ठीक है ना, तो इस बैड बैंक के अंदर दो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को बनाया गया। एक का नाम है NARCL और दूसरे का नाम है IDRCL। ठीक है ना, NARCL की फुल फॉर्म आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है, और IDRCL की फुल फॉर्म है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे आगे से IDRCL और NDRCL बोलूँगा, फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना इसके बारे में। अब क्या होता है, यहाँ पर NARCL को बनाया गया कंपनीज एक्ट के अंदर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, आपको RBI के अंडर में ये देखने को मिल जाएगा NARCL। तो यहाँ पे NARCL के ऊपर फोकस किया गया कि NARCL क्या करेगा, इन बैंकों से इस बैड लोन को खरीदेगा, इस बैड लोन को परचेज़ करेगा। तो आप कहोगे बैड लोन कैसे परचेज़ किए जाएंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ कि अभी यहाँ पर क्या होता है, जब बैंक किसी को भी लोन देता है तो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखता है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें, प्रॉपर्टी के पेपर या फिर कुछ भी यहाँ पर रखवा लिए गए। तो वो यहाँ पे बैंक के पास में वो सिक्योरिटी तो अभी भी है, वो लोन डूब गया भले ही यहाँ पर, लेकिन सिक्योरिटी बैंक के पास में रखी हुई है। तो अब जो पैसा रिकवर किया जाएगा, यानी वो जो पैसा डूब चुका है बैंकों का, वो पैसा जो वापस से बैंक के पास लाकर दिया जाएगा, वो इसी सिक्योरिटी को बेच कर ला कर दिया जाएगा। और इस सिक्योरिटी को खरीद बेच का जो काम है वो NARCL और IDRCL करेंगे। यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो बैड बैंक के अंदर NARCL IDRCL है। NARCL यहाँ पर इनसे इन सिक्योरिटीज़ को, बैंकों से इन सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, और IDRCL इन सिक्योरिटीज़ को ले जाकर मार्केट में बेच देगा, और इससे जो पैसा आएगा वो पैसा यहाँ पर बैंकों को दे दिया जाएगा। ये यहाँ पर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है NARCL और IDRCL का। लेकिन आप कहोगे इसमें बैंकों को स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलेगा क्या, देखो मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ ये प्रोसेस होगा कैसे। जब बैंकों से, एक सेकंड यहाँ पर इधर से बनाते हैं, जब बैंकों से जो NARCL है ये इन सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, तो इन सिक्योरिटी को खरीदते हुए जो 15% का पेमेंट है वो हाथों हाथ कर देगा। ठीक है ना, 15% का पेमेंट बैंकों को हाथों हाथ दे दिया जाएगा। बाकी NARCL ये बोल देगा कि जो बाकी का 85% है वो हम आपको बाद में देंगे। कब देंगे, जब इस सिक्योरिटी को IDRCL बेच देगा। ठीक है, तो NARCL IDRCL साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। NARCL इसको खरीदेगा, IDRCL इसको बेचने में काम करेगा। तो बेचने के बाद में जो बाकी पैसा रिकवर होगा, तब यहाँ पे बैंकों को 85% रुपया दिया जाएगा।
ठीक है ना। तो आप कहोगे मतलब बैंकों का कोई इतना घाटा नहीं है, हाँ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन एक और आएगा कि NARCL और IDRCL के पास में इतना पैसा कहाँ से आया कि ये बैंकों को 15% तक पैसे पहले ही पैसा दे देंगे। तो इसी के लिए तो मैंने आपको बताया था, इसी के लिए ये बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं NARCL को। 30,600 करोड़ में इस NARCL बॉडी को एस्टेब्लिश किया। तो इसी 30,600 करोड़ में से ये पैसा दे देकर 15% पैसा दे देकर बैंकों से उस सिक्योरिटी को ख़रीदा जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा। बेचने के बाद में यहाँ पर जो भी पैसा आएगा बाद में यहाँ पर बैंकों को वो पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको बैड बैंक, बैड लोन, उसके बाद यहाँ पर ये NARCL, IDRCL क्या है, ये सारी बात आपको समझ में आ चुकी हैं। क्योंकि अभी जो यहाँ पर बैड लोन है वो लगभग 2 लाख करोड़ का है। तो 2 लाख करोड़ तक का बैड लोन रिकवर करना है, ये हमारा मेजर फोकस रहने वाला है, ठीक है ना। तो आपको मैंने पूरा आर्टिकल बहुत सिंपल से शब्दों में प्लस जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उसी वे में आने आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है US की साइड से। देखो होगा क्या, आने वाले टाइम पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में चर्चा कर रखी है। 12 जून के बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी। ये 12 मिनिस्ट्रियल यानी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होगी। और इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर में भारत का क्या स्टेटमेंट रहने वाला है, क्या भारत किस चीज़ की डिमांड करने वाला है, वो यहाँ पर मैटर करेगा। यहाँ पर देखो फोकस ये किया जा रहा है कि भारत एक तरीके से एक मुद्दा उठाएगा ट्रिप्स वेवर का। ट्रिप्स वेवर के बारे में अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बहुत डिटेल से पढ़ाया था। ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके अंदर थोड़ी सी छूट मांगना चाहेगा और यही यहाँ पर स्टेप भारत के थ्रू उठाया जाने वाला है इस WTO मीटिंग के दौरान। क्योंकि जो ट्रिप्स वेबर का कॉन्सेप्ट है ये भारत साउथ अफ्रीका दोनों साथ में लेकर आए थे। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे, उनको यहाँ पे पता ही नहीं होगा कि ट्रिप्स यहाँ पर क्या है प्लस ये किस चीज़ की बात हो रही है। देखो यहाँ पर इसके नाम से पता चल रहा है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मान लो एक कंट्री है या फिर आप कोई भी है, आपने कोई सामान बनाया, एक नया इन्वेंशन किया, एक नया इनोवेशन किया, तो आप तो यही चाहोगे ना कि उसको कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है। वैसे यहाँ पर क्या किया, कोविड-19 के टाइम पर जब काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, लॉकडाउन लग चुका था, तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका वगैरह ने वैक्सीन्स को डेवलप किया। और वैक्सीन्स को डेवलप करने के बाद में ये यहाँ पर बेसिकली ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर काम किया गया। यानी कि अब वो जो वैक्सीन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सब यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री कॉपी नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता। तो यहाँ पर भारत और साउथ अफ्रीका ने साल 2020 में अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव उठाया और यहाँ पे WTO से बोला कि भाई इसके अंदर एक छूट मिलनी चाहिए, ट्रिप्स वेवर जिसको हम लोग नाम देते हैं। तो छूट मिलनी चाहिए यानी कि जो अमेरिका है वो इस अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर एक हमें छूट दे, जिससे कि ये जो टेक्नोलॉजी है प्लस ये जो वैक्सीन्स हैं बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ बना पाएँ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वैक्सीन लग पाए। क्योंकि आज के टाइम तक भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वैक्सीन जो है अभी भी बहुत कम ही लग पाई है। तो उसके लिए यहाँ पर इंडिया यही बात उठाएगा आने वाले टाइम की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। तो आप लोग इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर पता चल चुकी है वो, और उसके बाद जब मीटिंग होगी तब आपको पता चलेगा। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता दी है, इतना क्लियर हो चुका है। अब WTO के बारे में 2-4 बातें इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब की बार का आप लोगों ने जो पेपर देखा होगा UPSC का, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल को यानी WTO को आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये और इस मेजर काम इसका यह है कि दुनिया भर के अंदर जो व्यापार हो रहा है, जो आपस में देश व्यापार कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब व्यापार हो रहा है दुनिया भर में तो उस व्यापार को देखने के लिए उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर WTO लेकर आता है। अब WTO से पहले एक और बॉडी हुआ करती थी जो कि यहाँ पर व्यापार को देखा करती थी, जिसका नाम था GATT। इसको हम लोग जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से जानते हैं। ये WTO से पहले हुआ करती थी, ठीक है ना। बाद में हम लोगों ने WTO को बनाया। WTO को कब बनाया गया, उरुग्वे राउंड चल रहा था 1986 से लेकर 1994 के बीच में, और उसी टाइम पर WTO का गठन होता है और WTO यहाँ पे वर्किंग में आ जाता है 1 जनवरी 1995 से। इतना क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि देखो जो WTO को हम लोगों ने बनाया
तो WTO को बनाने के लिए एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग माराकेश एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि मोरक्को के माराकेश के अंदर साइन होता है, इसी वजह से वहाँ का ये नाम दिया गया। उसके बाद में WTO बनता है। तो ध्यान रखना, WTO से पहले GATT हमारे पास हुआ करता था। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि GATT था तो हम लोग WTO को क्यों लेकर आए। तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो पहले GATT था ना हमारे पास, ये वाली बॉडी, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर ध्यान देती थी, यानी कि कंट्रीज़ के बीच में जो गुड्स को लेकर व्यापार हो रहा है सिर्फ उसी को लेकर रेगुलेशन का काम करती थी। लेकिन WTO का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वाइडर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब WTO गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी कवर करता है। तो इसी वजह से WTO का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। WTO का हेडक्वार्टर करेंट टाइम पर आपको स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में देखने को मिलेगा। मेंबर्स की बात करें तो इसके अंदर 164 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी पूरा इसके अंदर मेंबर देखने को मिलता है। बाकी इंडिया भी यहाँ पर इसका एक मेंबर है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है इनफैक्ट WTO का। देन स्ट्रक्चर की बात करें तो WTO के अंदर आपको एक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है, जनरल काउंसिल देखने को मिलती है, उसके बाद एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, यानी कि कोई भी विवाद हुआ है व्यापार को लेकर तो उसको यहाँ पे कैसे सेटल किया जाएगा उसके लिए बॉडी बना रखी है। देन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बना रखी है। फिर उसके बाद में WTO के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि इंटरनेशनल जो ट्रेड चल रहा है उसको लेकर यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करना, प्लस यहाँ पर जो ट्रेड डिस्प्यूट्स अगर कोई कंट्री के बीच में होता है, विवाद होता है, तो उसको रिजॉल्व करना, प्लस यहाँ पर ट्रेड को लेकर एक छूट मिलनी चाहिए, एक लिबरलाइजेशन होना चाहिए, उसको मॉनिटर करने का काम करता है, प्लस उसके बाद यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का काम करता है। तो ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं WTO के। तो आप कहोगे इतना डिटेल में क्यों पढ़ा, क्या कुछ क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं? तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये साल 2016 में मेंस में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, द ब्रॉडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO आर टू मैनेज एंड प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में चर्चा करिए, यानी एलोबरेट करिए। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेंस में भी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो दैट इज़ वाई आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज हमारे पास 4-5 एडिटोरियल डिस्कस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के लिए वोकेबलरी को भी रखा गया है, तो वोकेबलरी भी सुनकर जाना, ठीक है, कि आज के इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज़ क्या देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमेशा की तरह आज का एक मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन आज इंटरेस्टिंग सा है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है ऑलरेडी। अगर आपने तब पढ़ा है तो आप लोग डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन ये है, डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट आउटकम्स ऑफ द लेटेस्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे लेटेस्ट वाला है 2021 वाला, इसके क्या क्या आउटकम्स हैं ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। ये पूरा का पूरा एजुकेशन के बारे में चर्चा करता है ना। आपको पता होगा, डिटेल से मैंने समझा रखा था कि एजुकेशन के मामले में जो परफॉर्मेंस है बच्चों की वो क्लास वाइज यहाँ पर कम होती हुई नज़र आई है, वो उसी सर्वे के बारे में चर्चा करता है। अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार पढ़ना इसके बारे में, देन उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाता है। और आप जब इसका आंसर लिख लोगे तो आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है? सबमिट करने के लिए आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना है, फिर उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप भी मिलेगा, इसको ओपन करना और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे कि ये कल का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, नीचे कमेंट लिखा हुआ मिलेगा, इसी पे टैप करना और ये आपको दूसरे पेपर पर लेकर जाएगा। वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हो। और ख़ास बात यह है कि आपस में जो लोग हैं वो सब एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करते हैं, तो आप लोग जाकर इसका बेनिफिट ज़रूर उठाओ। अब यहाँ पे डिस्कशन को देखते हैं। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को पहले कवर करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेटा पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एडिटोरियल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इस आर्टिकल को लिखा गया है RK विज साहब के थ्रू, ठीक है। अब ये कौन है तो उनके बारे में आप लोग पढ़ना चाहो तो नीचे पढ़ सकते हो। एक फॉर्मर स्पेशल DGP रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। इन्होंने लिखा है जो व्यूज़ है मेरे वो यहाँ पर कुछ पर्सनल व्यूज़ देखने को मिलेंगे जो भी यहाँ पर ये चर्चा करते हैं। ये सेक्स वर्कर्स के राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। सेक्स वर्कर्स राइट रिसेंट डेज़ में काफ़ी चर्चा में था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि देखो जो ये सेक्स वर्क है वो बेसिकली यहाँ पर एज अ प्रोफेशन देखा जाएगा, है ना। तो इसी चक्कर में ये काफ़ी चर्चा में था, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया भी था। तो सेक्स वर्कर को एज अ प्रोफेशन सेक्स वर्क को देखा जाएगा, इसी चक्कर में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था और उसी वजह से यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा गया। क्योंकि एडिटोरियल को लिखने का रीज़न यही है कि कभी ना कभी ये चर्चा में देखने को मिलेगा, करंट टाइम पर इशू में चल रहा होगा।
तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है ये आपको पूरा का पूरा नीचे दिखेगा, क्लीन शब्दों में मैंने यहाँ पर नीचे एक तरीके से दिखा दिया है, ये आपको क्लियर शब्दों में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पर एक केस के बारे में मेंशन किया है, बुद्धादेव कर्मस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो एक केस है, इस केस के अंदर यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दी गई स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फोकस किया सेक्स वर्कर्स के ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर। तो सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई थी इस पूरे के पूरे केस के अंदर। और बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फोकस ये किया कि जो भी सेक्स वर्कर हैं, अगर उनका बच्चा उनके साथ में है, ठीक है, यहाँ पे तो उनके बच्चों को यहाँ पे अलग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी केसेस ऐसे होते हैं, रेड वगैरह पड़ती है, ठीक है, ब्रोथल वगैरह पे, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो सेक्स वर्कर का बच्चा है उसको अलग कर दिया जाता है। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट टाइम में सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन की तरह यहाँ पर देखने के लिए बोला था, ये आप लोगों को पता होगा। देन उसके बाद में यहाँ पर इसी के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट का डायरेक्शन क्या था ये आप लोगों ने समझ लिया। देखो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर ना बहुत पहले से चर्चा हो रही है, यानी कि कोर्ट ने यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैनल का एक तरीके से जो रिकमेंडेशन था उसी के बेसिस पर काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहले ही लगभग साल 2011 के जुलाई में ही पैनल को बनाया था, पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो बहुत लंबे समय पहले से यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो 2011 से हम लोग देख पाएंगे काफ़ी सारे पैनल्स बने, उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए कि सेक्स वर्कर को लेकर क्या क्या काम होने चाहिए। तो उसी के बेसिस पर अभी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 2011 के अंदर स्टेप उठाया गया था, तब से ही अगर हम लोग बात करें तो लगभग 10 रिकमेंडेशन आ चुकी है पैनल की, यानी कि 10 यहाँ पे अलग अलग सुझाव आए हैं कि हाँ ये हम लोग कर सकते हैं। और उस 10 के अंदर से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 10 सुझाव के अंदर से अभी यहाँ पर 4 के बारे में तो काफ़ी चर्चा की गई है, अभी रिसेंट डेज़ में काफ़ी चर्चा की गई है, उनको मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या बोला गया है। तो कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट किया, कोर्ट ने यहाँ पर हमारी सरकार को बोला है कि वो यहाँ पर इन रिकमेंडेशन में से जो 6 बाकी रिकमेंडेशंस हैं उनको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोविज़न है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट का उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। यानी कि एक तरीके से ट्रैफिकिंग क्या होता है, यानी कि मानव की तस्करी करना। तो मानव की तस्करी को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ यह है, बहुत लंबे समय पहले से ही यहाँ पर पैनल का रिकमेंडेशन आ रहा है सेक्स वर्कर को लेकर, 10 रिकमेंडेशन आ चुका है, जिसमें से अभी यहाँ पर सरकार ने 4 रिकमेंडेशन को देखा है, बाकी 6 रिकमेंडेशन बच जाती हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर आप कह सकते हो उनको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया गया कि देखो जब हम लोग बात करते हैं सेक्स वर्कर की, तो सबसे पहला एक और रिकमेंडेशन ये आता है कि इन सेक्स वर्कर्स को तुरंत एक मेडिकल असिस्टेंस देना। यानी कि बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर आते हैं कि जब सेक्स वर्कर एक विक्टिम बन जाता है, ठीक है, उस विक्टिम के अंदर यानी कि उसके साथ में कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो चुका है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस सेक्स वर्कर को यहाँ पे एक मेडिकल असिस्टेंस देना, एक सपोर्ट करना, ये आपको करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर एक ये भी बोला गया कि मान लो कोई सेक्स वर्कर है, उसको कस्टडी में ले रखा है ITPA प्रोटेक्टिव एक्ट के दौरान, ठीक है, इस एक्ट के अंदर में उसको आपने कस्टडी में ले रखा है और उसके विल के अगेंस्ट में, तो उसको भी रिलीज़ करना होगा क्योंकि वो एक एडल्ट सेक्स वर्कर है, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आप लोगों को और क्या करना होगा कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, इसको थोड़ा सा सेंसिटाइज़ करना होगा। इनका मतलब यहाँ पर यह है कि उनको भी यहाँ पर सेक्स वर्कर्स के राइट्स के बारे में बताना होगा कि जो सेक्स वर्कर है कि वो भी यहाँ पर एक डिग्निटी के साथ में रहे, ये भी एक रिकमेंडेशन था। तो 3 रिकमेंडेशन आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए। फिर एक और रिकमेंडेशन आया, चौथा रिकमेंडेशन ये था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उससे बोला जाए कि वो कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी करे मीडिया के अंदर में, और वो मीडिया के अंदर में गाइडलाइंस ये जारी करे कि जो भी सेक्स वर्कर को लेकर मान लो कोई अरेस्ट होता है या फिर कोई ब्रोथल यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में उसको कोटा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई रेड पड़ती है तो वहाँ पे अगर कोई सेक्स वर्कर को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील ना की जाए। ये भी यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो रिकमेंडेशन था। फिर उसके बाद में एक और रिकमेंडेशन आया, यहाँ पर ये बोला गया कि भाई जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की,
उनको क्या करना चाहिए, इन सेक्स वर्कर्स को एजुकेट करना चाहिए उनके राइट्स के बारे में, ये भी एक रिकमेंडेशन था। फिर उसके बाद में एक और रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बोला गया कि देखो ये जो प्रोविजंस वगैरह है ना, ये ऑलरेडी हमारे सीआरपीसी के अंदर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर अवेलेबल हैं कि भाई कोई अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है सेक्स वर्कर्स के साथ में तो उनको एक मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि पैनल बना था 2011 के अंदर, लगातार रिकमेंडेशन दे चुका है, 10 रिकमेंडेशन दी, जिसमें से अभी कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली हैं। तो इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। प्लस यहाँ पे बोला गया कि अभी और भी रिकमेंडेशंस है जिसके ऊपर सरकार ने काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो जो लॉ है, जो हमारा कानून है, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक चुप रहता है किसी चीज़ के ऊपर, सेक्स वर्कर्स की आइडेंटिटी को रिवील ना करने के ऊपर। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, अभी यहाँ पर क्या किया गया था, इस कमेटी के थ्रू इसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है कि इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस जारी करना चाहिए, मीडिया को यहाँ पर कह देना चाहिए कि सेक्स वर्कर के बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील ना करी जाए। लेकिन क्या हो रहा है, सीआरपीसी के अंदर ये बातें मेंशन नहीं है। सीआरपीसी यहाँ पर आप कह सकते हो वाकई में मेडिकल असिस्टेंस की बात करता है। सेक्सुअल असॉल्ट किसी के साथ में होता है तो यहाँ पर उसको मेडिकल असिस्टेंस देना चाहिए, इसको लेकर चर्चा करता है। लेकिन किसी की आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करता है। तो यहाँ पर इसको लेकर एक काम करना चाहिए हम लोगों को, ये यहाँ पर मैंशन किया गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी एक प्रोटेक्शन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, उनकी आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील ना करें, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर उसी के साथ में यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो आईटीपीए और जो सीआरपीसी है, ठीक है, जिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको हम लोग को यहाँ पर अमेंड करना चाहिए, मे बी अमेंडेड सुटेबली टू एनफोर्स द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर क्या है कि देखो काफ़ी सारी बातें जो बोली गई हैं, मैंने आपको बताया ना ये सारे रिकमेंडेशंस हैं और सीआरपीसी के अंदर सारी बातें नहीं देखने को मिलेंगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के बाद में उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सीआरपीसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस देने का प्रोविज़न तो है, लेकिन दूसरा प्रोविज़न यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि किसी सेक्स वर्कर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, ये भी रिकमेंडेशन था, लेकिन इसके बारे में सीआरपीसी के अंदर चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाई जा सकती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर ऐड की जा सकती हैं, ठीक है ना। अब ये तो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में चर्चा की गई है कि हाँ ये तो कुछ बातें यहाँ पर कमेटी के थ्रू बोली गई हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो सरकार ने जिसके ऊपर काम किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि मतलब जो रिसेंट डेज़ में यहाँ पे जिसके बारे में चर्चा हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बात की है किस चीज़ के बारे में कि देखो सबसे पहला स्टेप ये उठाया जाएगा कि मान लो जिसके बारे में अभी करंट टाइम में चर्चा हो रही है, लगातार सेक्स वर्कर्स के बारे में जो चर्चा हो रही है उस समय क्या क्या बोला गया है उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने बताया है। ऑथर ने ये बोला कि देखो जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्शन ले रही है सेक्स वर्कर के अगेंस्ट में जो कि एक एडल्ट है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है पुलिस को वो एक्शन नहीं लेना है। कब नहीं लेना है, जब एक सेक्स वर्कर अपने कंसेंट से यानी कि उसकी मर्ज़ी से वो उस प्रोफेशन के अंदर में, तो सेक्स वर्कर अगर अपने कंसेंट के साथ में उस प्रोफेशन के अंदर में है और यहाँ पे तब पुलिस वाले को कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लेना है उसके अगेंस्ट में, ये बात है यहाँ पर आप कह सकते हो बोली गई थी रिसेंट डेज़ में। फिर यहाँ पर एक और वर्ड आता है एब्यूज़ वर्ड। एक होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, जहाँ पे जो ये सेक्स वर्कर्स हैं उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई कि हाँ सेक्स वर्कर जो भी हैं वो वॉलंटरी यानी कि अपनी मर्ज़ी से अपने कंसेंट के साथ में यहाँ पर वो सेक्सुअल सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरी जगह पर यहाँ पर उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, दूसरी कंडीशन होती है जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वहाँ पे वो गलत यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमें रिवील करना होगा। तो ऑथर का कहना यहाँ पर यह है कि आपको इन दोनों वर्ड्स को प्रॉपरली डिफाइन करना होगा। आप एक अमेंडमेंट करो और चीज़ों को डिफाइन करो, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन क्या है प्लस एब्यूज़ ऑफ पर्सन क्या है, इनको आपको बताना होगा, ठीक है, ताकि लोग समझ सकें। नहीं तो फिर यहाँ पर क्या है, सेक्स वर्कर के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है तो भी यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं उठाए जाते। तो इन चीज़ों को आपको प्रॉपरली डिफाइन करना होगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर के थ्रू बोला गया। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया कि देखो दूसरा रिकमेंडेशन क्या था सरकार का, एक तो रिकमेंडेशन ये हो गया, दूसरा रिकमेंडेशन यह है कि सरकार ने यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि देखो कोई सेक्स वर्कर है, ठीक है ना। अब सेक्स वर्क जो है ये इस अपने कंसेंट के साथ में कोई काम कर रहा है तो वो बेसिकली यहाँ पर लीगल है, लेकिन ब्रोथल चलाना अनलॉफुल है। ब्रोथल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, रफ वर्ड बोला तो उसको कोठा बोला जाता है, तो वो अनलॉफुल है, इलीगल है। अगर हम लोग बात करें जो ये सेक्स वर्कर हैं उनको यहाँ पे बोला गया कि मान लो देखो कोई सेक्स वर्कर है,
ठीक है ना। वहाँ पे अगर कोई रेड पड़ती है, क्योंकि वो किसी ब्रोथल के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई रेड पड़ती है तो उस रेड पड़ने के दौरान में क्या होता है, उस सेक्स वर्कर के बच्चे को यहाँ पर, मतलब कोई बच्चा उनके साथ में है तो सेक्स वर्कर के बच्चे को अलग कर दिया जाता है। तो रिकमेंडेशन यही है कि यहाँ पे अगर कोई सेक्स वर्कर का बच्चा है तो उसको सेक्स वर्कर से सेपरेट नहीं किया जाएगा, उसको उस वहाँ से अलग नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक रिकमेंडेशन है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। हालांकि यहाँ पे बोला गया है कि देखो, जब हम लोग बात करते हैं कि मान लो कोई बच्चा है, कोई माइनर बच्चा है जिसको हम लोगों ने ब्रोथल से रेस्क्यू किया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट है वो उस बच्चे को एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में भेज सकता है, उस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में यहाँ पर रख सकता है। ये स्टेप यहाँ पर हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि उस बच्चे को उसकी माँ से अलग कर देना, सेक्स वर्कर से अलग कर देना, तो बेसिकली यहाँ पर ये कहीं पे सही नहीं रहेगा, वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। देन उसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, एक रिकमेंडेशन ये है। फिर एक दिक्कत आती है ब्रोथल को लेकर, और यहाँ पे बोला गया कि देखो, सेक्स वर्कर क्या है, उनका अगर कंसेंट से काम कर रहे हैं तो उनको लीगलाइज है, लेकिन ब्रोथल चलाना अनलॉफुल है, ठीक है, वो यहाँ पर इलीगल है अगर आप लोग कोड़ा चला रहे हो तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो, अगर मान लो कोई सेक्स वर्कर है और वो सेक्स वर्कर को ब्रोथल के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट नहीं है, उसके ओनर के अगेंस्ट में, कोई मैनेजर के अगेंस्ट में, ठीक है, कि वहाँ पे कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो अब आप क्या करोगे। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया है कि सरकार को डिसाइड करना होगा कुछ पॉलिसीज़ को, और यहाँ पर बताना होगा कि जो ये ब्रोथल वगैरह है इसको यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे बेसिकली क्रिमिनलाइज होगा या नहीं होगा, उसको लेकर भी हमारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ब्रोथल को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको लेकर हमारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया, एक और रिकमेंडेशन आता है। इस रिकमेंडेशन के अंदर मेंशन किया गया कि जो हमारी सरकार है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि देखो, जब हम लोग बात करते हैं, अगेन फिर से सेक्स, ऑब्वियसली बात है, सेक्स वर्कर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर काफ़ी सारा डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि देखो, हमारा मेजर फोकस क्या है, सेक्स वर्कर्स को रिहैबिलिट करना, उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने का यहाँ पर हमारा मेजर फोकस है, तो इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद कि अगर आप लोग कोई चेंज करते हो, सेक्स वर्कर्स को लेकर कोई रिफॉर्म्स को लेकर आते हो, तो उसमें क्या करना चाहिए, उन सेक्स वर्कर्स को भी या फिर उनके रिलेटिव्स को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम लोग कोई स्टेप उठा सकें। तो ये सारी बातें, यानी कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें यहाँ पर ये सुधार हम लोग कर सकते हैं, कोई स्टेप उठा सकते हैं, या बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, या फिर यहाँ पे ब्रोथल के लिए कुछ नई पॉलिसीज़ को लेकर आना है, ये कुछ यहाँ पर नया नया हम लोग कर सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब क्वेश्चन यह है कि आपको देखो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को अलाउ नहीं करना है, पहली बात तो यह है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अभी तक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज़ ऑफ पर्सन, इसको लेकर कोई भी हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी ऑथर बोलते हैं कि इन वर्ड्स के बीच में डिफाइन करो कि हाँ, ये एक एग्जैक्टली जो वर्ड्स है वो क्या बोलते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि आज के टाइम पर जब हम लोग बात करेंगे, तो कोर्ट ने काफ़ी सारी बातें बोल रखी हैं ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर। कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि देखो, सरकार को क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर और सेक्स वर्कर को लेकर, ठीक है ना। और जो सेक्स एक्सप्लॉयटेशन है उसको यहाँ पर पूरी तरह से हटाओ, उसको यहाँ पे ख़त्म करो। सेक्स वर्कर अगर यहाँ पर अपने कंसेंट से अगर वर्क कर रहा है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लीगलाइजेशन मिलना चाहिए। क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोगों ने सारी बातें समझ ली हैं। ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं सेक्स वर्कर्स को लेकर, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी कि वाइडर इम्प्लीकेशन क्या है, प्लस यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन क्या है, प्लस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो हम लोगों ने कवर किया। ये सारी बातें अभी बोली गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया। हालांकि रिसेंट डेज में किस किस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही थी वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी बात कर ली है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अब जो ये अगला एडिटोरियल है ये बात करता है सरोगेसी को लेकर। तो सरोगेसी को लेकर काफ़ी सारा बवाल मच रहा है और आपको पता होगा हमने इसके बारे में डिस्कशन थोड़े दिनों पहले किया था, ठीक है, अपने करंट अफेयर के वीडियो में। तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे सरोगेसी क्या है, प्लस क्यों यहाँ पर ये सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। देखो, पहली चीज़ तो ये न्यूज़ में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या देखने को मिल रहा है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक पिटीशन फाइल करी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और इस सरोगेसी एक्ट को चैलेंज किया गया है। और वो चैलेंज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इस एक्ट के अंदर ये बोला गया कि देखो, जो सरोगेसी है वो आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मैरिड पर्सन ही अवेल कर सकते हैं, अनमैरिड पर्सन अवेल नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इस चीज़ के अंदर एक बदलाव होना चाहिए। इसी को लेकर पिटीशन डाला गया कि सरोगेसी बेसिकली क्या होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं जो सिंगल मैन हैं उनके लिए भी अलाउ करनी चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी से क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को सरोगेसी के बारे में बताता हूँ। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट क्या है ये। अब ये देखो साल 2021 में इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट को समझने से पहले आप लोग समझ सकते हो सरोगेसी क्या होती है। देखो सरोगेसी बेसिकली यहाँ पर मान लो एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ हैं, वो यहाँ पर एक तरीके से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। कुछ वेरियस रीजंस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी और वेरियस रीज़न हो सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे वो एक थर्ड वुमेन को हायर कर लेंगे। थर्ड वुमेन की जो कोख है उसको किराए पर ले सकते हैं, और किराए पर लेने के बाद में उस वुमेन से जो बच्चा जन्मेगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो बच्चा उस कपल का हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी चीज़ को हम लोग सरोगेसी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली बोलें तो किराए की कोख को यहाँ पर सरोगेसी बोला जाता है। अब क्या होता है कि मान लो यहाँ पर जो सरोगेसी है उसके अंदर जो कपल्स हैं वो कपल बेसिकली ऑब्वियस सी बात है मैरिड होने चाहिए। अगर वो मैरिड हैं तभी वो लोग यहाँ पर इस सरोगेसी को अवेल कर पाएंगे। अगर वो मैरिड नहीं है तो इस सरोगेसी को अवेल नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अपने सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के ऊपर। तो इस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंदर मेंशन किया गया कि भाई इस सरोगेसी के ऊपर यहाँ पे कुछ कंट्रोल, कुछ रेगुलेशन लगाया जाएगा। मान लो एक वेमेन है जो कि विडो है, यानी कि एक तरीके से विधवा है, या फिर डाइवोर्सी हैं जिनका डाइवोर्स हो चुका है, और उस वेमेन की एज 35 से लेकर 45 ईयर्स की है, या फिर कोई कपल है। ठीक है ना। तो मतलब कंडीशन यह है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर शादी हुई भी है, मैरिड वेमेन है, मैन है, तो वो कहीं ना कहीं सरोगेसी को अवेल कर सकते हैं। इस सरोगेसी का यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस चीज़ को एक तरीके से इसके अगेंस्ट में कोई जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह चार्ज की जाएगी। हम लोग जब बात करते हैं सरोगेसी की तो दो प्रकार की सरोगेसी यहाँ पे आती है। एक आती है कमर्शियल सरोगेसी और दूसरी आती है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के अंदर क्या होता है कि जब यहाँ पे हम लोग एक तीसरी वेमेन को हायर करते हैं, तीसरी वेमेन की को किराए पर लिया जाता है, तो उस वेमेन के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं प्लस इंश्योरेंस वगैरह है वो यहाँ पर भर दिया जाता है इन कपल के थ्रू जो कि यहाँ पर ये सरोगेसी करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो अल्ट्रुइस्टिक के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा वगैरह यहाँ पर एक तरीके से सरोगेट मदर को नहीं मिलता है। लेकिन कमर्शियल सरोगेसी के अंदर क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन, कुछ पैसा वगैरह यहाँ पर सरोगेट मदर को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर रखा है इसके अंदर। तो मतलब आप अलग से कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स सरोगेट मदर को नहीं दे सकते जिसकी को किराए पर ली है। ठीक है। अगर फिर भी कमर्शियल सरोगेसी अपनाते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सज़ा है 10 साल का यहाँ पर जेल टर्म देखने को मिलेगा, और जो फ़ाइन है वो भी यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का चार्ज किया जा सकता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझा। ठीक है। तो ये जो कानून है ये सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को अलाउ करता है। आप अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी करवा सकते हो। अब इसी के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, परेशानियाँ हैं। सबसे बड़ी परेशानी आपको ये देखने को मिल जाती है कि भाई देखो आपने कमर्शियल सरोगेसी को तो बैन कर दिया है, तो इससे यहाँ पर जिस महिला की कोख किराए पर ली गई है उस महिला को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि उस महिला के सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस वगैरह की भरपाई हो जाएगी। बाकी यहाँ पर अगर कमर्शियल सरोगेसी होती तो इससे काफ़ी सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स, काफ़ी सारा पैसा महिला को मिल सकता था। तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जो इनकम है सरोगेट मदर की वो कहीं ना कहीं डिनाई हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाएगी। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज यह है। फिर उसके बाद एक और चैलेंज बताया जाता है। दूसरा चैलेंज यह है कि पेट्रियार्कल नॉर्म्स आपको वापस आते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इंसान समझेगा कि भाई देखो जो वेमेन है, वेमेन के काम का कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। ये सारी बात आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पर बोला जाता है। सरोगेसी क्या होती है हमने समझ लिया। अल्ट्रुइस्टिक कमर्शियल सरोगेसी क्या होती है हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। अब सरोगेसी के अंदर एक चीज़ ये भी है, एक चैलेंज यहाँ पर सबसे बड़ा ये भी देखने को मिलता है कि जो सिंगल मैन है, सिंगल मैन के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करी गई। यानी कि जो सिंगल पर्सन्स हैं वो यहाँ पर इस सरोगेसी को अवेल नहीं कर सकते। ये तो हो गई सरोगेसी की बात। सरोगेसी के बाद आता है एक दूसरी यहाँ पर टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग आर्ट टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये जो आर्ट टेक्नोलॉजी है इसका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो सरोगेसी की तरह ही है। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं ना सरोगेसी के प्रकार की, तो सरोगेसी कितनी प्रकार की होती हैं आपने देख लिया है। कमर्शियल, अल्ट्रुइस्टिक, ये दो होती हैं, आपने इन दोनों को समझ लिया। और एक होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी और एक होती है यहाँ पर आर्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपने कमर्शियल आर्टिस्टिक को समझ लिया। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल और साथ ही साथ इस आर्ट वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ इनके अंदर क्या होता है।
देखो जो ट्रेडिशनल सरोगेसी हुआ करती थी, यहाँ पर वेमेन के अंदर में डायरेक्टली मैन का स्पर्म इंसर्ट कर दिया जाता था, जिससे यहाँ पर जो वेमेन का एग है वो फर्टिलाइज हो पाता था और उसके बाद यहाँ पर वो बच्चे को जन्म दे पाती थी। वो ट्रेडिशनल था। लेकिन अब यहाँ पर ये आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग बात करते हैं आर्ट टेक्नोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाता है। इसमें वेमेन का जो एग है उसको लिया जाता है और मैन के स्पर्म को लिया जाता है। वेमेन को एग को पहले हम लोग बाहर निकालेंगे और मैन के स्पर्म के साथ में उसको कंबाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। अब वो फर्टिलाइज होने के बाद में क्या होगा, वो एक बच्चे के अंदर डेवलप होना चालू होगा। तो एग जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा, उस एग को वापस से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वेमेन के एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कह सकते हो हम लोग आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो एग यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है, फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद वो एक तरीके से एक बच्चे के अंदर, एक बेबी के अंदर डेवलप हो जाता है। तो यह है आर्ट टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। इसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर भी चैलेंजेस क्या है कि जो अनमैरिड कपल्स हैं वो यहाँ पर इसका यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट और पिटीशन डाला है और ये कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, इसके अंदर चेंज होना चाहिए। जो एक तरीके से सिंगल मैन हैं उनके लिए भी यहाँ पर इस सरोगेसी को लेकर कुछ ना कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल पर। उससे पहले यहाँ पर एक डेटा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये डेटा पॉइंट बात करता है गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे लिए क्यों मैटर करती हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया। ये सब जो 6 की 6 कंट्रीज़ हैं ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा हैं। और ये कंट्रीज़ वही हैं जो कि भारत के अगेंस्ट में आज के टाइम पर खड़ी हो चुकी हैं, उसी वाले मुद्दे को लेकर जो कि मैंने आपके साथ में वीडियो में सबसे पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसी दौरान क्या होता है, आप कह सकते हो बोला गया कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके साथ में हमारे रिलेशन अगर ख़राब होते हैं तो काफ़ी बुरी तरह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो भी कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ के साथ में हमारे इंडिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, खासकर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में। जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ईरान, ओमान, बहरीन। जब आप लोग इन कंट्रीज़ को देखते हो तो इनसे टोटल व्यापार कितना होता है, कितना इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे काफ़ी सारा व्यापार होता है। यूएई के साथ में काफ़ी सारा व्यापार आपको देखने को मिलेगा। फिर ऑयल की डिपेंडेंसी की बात करें तो बहुत सारा तेल हम लोग परचेज़ करते हैं इन कंट्रीज़ से, जिसमें सऊदी अरेबिया सबसे टॉप पर आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया, जब हम लोग बात करते हैं किसी चीज़ की कि भाई हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत में, इन गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर कितने कितने लोग रहते हैं, तो उसमें भी यूएई आप देख पाओगे टॉप पर आ जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, इतने इतने यहाँ पर लाख लोग यहाँ पे इन कंट्रीज़ में जाकर रहते हैं। देन उसके बाद में लास्ट आता है रेमिटेंस के बारे में कि हम लोगों को गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल से, यानी जो 6 की 6 कंट्रीज़ हैं, इनसे कितना पैसा आता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब ये लोग इन कंट्रीज़ में जाकर रह रहे हैं तो वहाँ पे जाके काम करेंगे तो पैसा अर्न करेंगे तो वो जो पैसा है वो हमारे कंट्री में भेजेंगे, तो वो जो उसी को हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस। तो यहाँ पे बोला गया काफ़ी सारा रेमिटेंस इन कंट्रीज़ के थ्रू भेजा जाता है। यूएई की साइड से काफ़ी सारा रेमिटेंस हमारे पास में आता है। तो ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं हमारे लिए मैटर करती हैं, ध्यान रखना। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ये जानना है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल क्या होता है। तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल यहाँ पर एक आप कह सकते हो ग्रुप बना रखा है 6 कंट्रीज़ का। इसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और कुवैत आपको ये देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी ने पूछा था, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर कौन सी जो कंट्री है वो मेंबर नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, ईरान, ये 4 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, आप लोग बहुत आराम से दे सकते हो, अभी आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर चर्चा की गई है, आ सिल्वर मोमेंट टू अ प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम। देखो यहाँ पर क्या है कि अब की बार 6 जून, यानी कि जो 6 जून निकली है कल, तो 6 जून को 25 साल हो चुके हैं बिम्स्टेक ग्रुप को। तो बिम्स्टेक ग्रुप क्या है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा रखी है, आपको पता होगा। जब हम लोग बात करते हैं बिम्स्टेक की तो इसके अंदर आपको 7 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, फिर उसके बाद में थाईलैंड, म्यांमार। ये सारी 7 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस बॉडी को बनाया गया था 1997 में। अभी 6 जून को प्रॉपरली पूरे 25 साल हो चुके हैं। तो बोला गया
कि इस बॉडी ने क्या क्या अचीवमेंट पाया है अपने इस पूरे समय में, वो यहाँ पे बातें बताई गई हैं, प्लस क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस बॉडी में वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। पहली बात अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक ग्रुप का नाम है सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया जब हम लोग बात करते हैं सार्क की, तो सार्क ग्रुप तो बिल्कुल बेकार सा आपको देखने को मिलेगा, आज के टाइम पर इतना वर्क करता नहीं है। तो बिम्स्टेक उससे हटकर है, बिम्स्टेक ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, लगातार इनकी मीटिंग चली है, लगातार इनके फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो 7 कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक के अंदर उनके फॉरेन मिनिस्टर के बीच में डिस्कशन हुआ है। फिर उसके बाद इसी बिम्स्टेक को कंपेयर किया गया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जब से बना है तब से एक ही बार यहाँ पर इसका समिट हुआ है, तो बिम्स्टेक इससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। बिम्स्टेक अभी तक 5 समिट होल्ड कर चुका है और काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका है। हम लोग देख पाते हैं हर 2-3 साल में यहाँ पर बातचीत होती रहती है बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में, तो बिम्स्टेक अपने आप में काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो बिम्स्टेक है इन 7 की 7 कंट्रीज़ ने मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर रखा है कि हम आतंकवाद को टैकल करेंगे, यानी टेररिज्म से लड़ेंगे, प्लस उसके बाद में सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देन उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, बेटर मैनेजमेंट करेंगे, या फिर कोई डिज़ास्टर आता है तो यहाँ पर साथ में मिलकर काम करेंगे, एग्रीकल्चर में कोऑपरेट करेंगे, व्यापार में कोऑपरेट करेंगे, डेवलपमेंट में कोऑपरेट करेंगे, कनेक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर इन कंट्रीज़ के थ्रू रखी जाती हैं। तो ये कुछ यहाँ पर अचीवमेंट देखने को मिलेगा बिम्स्टेक का। लेकिन यहाँ पे कुछ फॉल्टी लाइंस यानी कि कुछ कमियां भी देखने को मिल जाती हैं बिम्स्टेक ग्रुप में। तो कमियां क्या है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली कमी आपको यहाँ पर एक मेजर फेलियर जो बिम्स्टेक ग्रुप को देखने को मिलता है वो यह है कि भाई देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बहुत पहले यहाँ पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर इन कंट्रीज़ के बीच में है नहीं। 18 साल बाद भी यहाँ पे आप देख पाओगे, तो मतलब आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें ऑपरेशनलाइज हो पाई थी, चल पाई थी, लेकिन आप कह सकते हो कि प्रॉपरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 7 कंट्रीज़ के बीच में नहीं हो पाया है। तो बिम्स्टेक ग्रुप यहाँ पर फेल हुआ। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया गया, दूसरी दिक्कत आपको ये देखने को मिल जाती है बिम्स्टेक ग्रुप के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, तो एक तरीके से जो हेड ऑफ स्टेट है, गवर्नमेंट है, तो इनको क्या करना होता है यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो कि FTA को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर चर्चा करनी होती है, बट यहाँ पे आप कह सकते हो कि FTA को लेकर कोई भी चर्चा की नहीं गई है अभी तक, तो यहाँ पर हमारा गोल ये अधूरा रह गया है। तो यहाँ पे बिम्स्टेक ने पहले पॉइंट में यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में डिसअपॉइंट किया। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट है कनेक्टिविटी को लेकर। जब हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे, एयर, रिवर, कोस्टल शिपिंग की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब आप इसमें देखोगे तो प्रॉपरली कनेक्टिविटी आज के टाइम पर हो नहीं पाई है जैसा हम लोगों ने फोकस किया था। और जैसा कि यहाँ पर फोकस किया था कि हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के बीच में, प्लस उसके बाद बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान के बीच में, तो वो कनेक्टिविटी उस प्रकार की हो नहीं पाई है ऐसे यहाँ पर बताया गया, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो ये लगातार डिले होती हुई जा रही है कनेक्टिविटी के मामले में, तो ये एक तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई कि देखो यहाँ पर क्या है, बिम्स्टेक डेवलपमेंट फ़ंड की तरफ यहाँ पे कंट्रीज़ आगे बढ़ रही थी कि हाँ अपना एक फ़ंड बनाया जाएगा जिस फंड का इस्तेमाल करेंगे इन कंट्रीज़ को हेल्प मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, उस फंड के बारे में भी चर्चा बिल्कुल बंद हो गई है ना, उसके ऊपर भी काम नहीं किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इन ग्रुप ने ब्लू इकोनॉमी को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की है ये। फिर उसके बाद में बिजनेस चैम्बर्स को लेकर यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कोई भी चर्चा नहीं हो पाई है, कोई भी यहाँ पर प्रॉपरली आप कह सकते हो एंगेजमेंट नहीं हो पाया इन कंट्रीज़ के बीच में। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं इन बिम्स्टेक ग्रुप के अंदर। तो इन प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बिम्स्टेक यहाँ पर एक वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप रहने वाला है जहाँ पे आपको ये 7 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आई होप आप लोगों ने बिम्स्टेक के बारे में अच्छे से जान लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, मिलिंद कुमार शर्मा के थ्रू लिखा गया है। यह बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम लोगों को एक डिजिटल कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी का एक फैक्ट है वो ये है कि देखो यहाँ पर ये लोग एक तरीके से सिंप्लीफाई कर चुके हैं अप्रूवल प्रोसेस को, यानी कि जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लोकल यूनिवर्सिटीज़ कैसे कोलैबोरेट कर सकती हैं बाहर विदेशी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, डिग्रीज़ को कैसे ज्वाइन, मतलब आप कह सकते हो बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेट करने के बाद में कैसे ज्वाइंट डिग्रीज़, डुअल डिग्रीज़ और ये ट्विन प्रोग्राम वगैरह चलाई जा सकती हैं, वो सब यहाँ पर यूजीसी ने ऑलरेडी बता रखा है।
लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो कोई भी जो इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, तो इन रूल्स के अंडर बताया गया है कि कोई भी अगर इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसको टाइम्स हायर एजुकेशन या फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर टॉप 1000 की लिस्ट में रखा गया है, तो वो बेसिकली कोलैबोरेशन कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हो ये दो लिस्ट मेंटेन की जाती हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन और क्यूएस वर्ल्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो वो अगर फीचर करता है इन टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, जो टॉप की दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो बेसिकली कोलैबोरेट कर सकती हैं बाहर से। प्लस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो यहाँ पर ये भी बोला गया है भारतीय इंस्टीट्यूट के लिए एक और फ्रेमवर्क आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि अगर कोई इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप 100 के अंदर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर, तो वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो बाहर विदेशी कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेशन कर सकता है। तो कहने का पर्पज़ यह है कि हाँ, हमारे हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन कर सकते हैं बाहर की विदेश की कंट्रीज से, लेकिन आज के टाइम पर किया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी ने ये इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि हाँ भाई हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑनलाइन लर्निंग की और या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की, यानी दूर से कोई व्यक्ति दूर रहकर ही पढ़ सकता है ना, तो ऑनलाइन और ओपन लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग की बात आती है, तो इसको लेकर अभी भी चीज़ें पजलेंगे, कोई भी यहाँ पर चीज़ें सही से बताई नहीं गई हैं कि इसको लेकर कैसे कोलैबोरेशन किया जा सकता है। तो डिस्टेंस लर्निंग को लेकर अभी भी मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मेंशन किया गया कि हम लोग देख पाते हैं कि अगर हायर एजुकेशन इंडिया जो है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो हायर एजुकेशन देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में, इसके अंदर बात करें तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, अगर उसको बढ़ाना है, यानी कि लोगों का एडमिशन्स को बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को चलाना होगा, यानी ऑनलाइन प्रोग्राम्स को चलाना होगा, जिससे कोई दूर जगह पर भी इंसान रह रहा है तो वो आराम से यहाँ पर उन चीज़ों को पढ़ सके, और इससे यहाँ पर लोगों को बेनिफिट मिलेगा। कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, कोई काम कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे पढ़ पाएगा, अपने यहाँ पर डिग्री वगैरह ले पाएगा, ठीक है ना। तो इसी चक्कर में यहाँ पे बोला गया ये काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर स्टेप यहाँ पर उठाया जा नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें एशिया की जो रिपोर्ट आती है, इसने ये बताया कि लगभग 50,000 के आसपास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि लगभग 168 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को जो कोर्सेज है वो उसके अंदर ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेन स्टूडेंट है भारत के अंदर काफ़ी मतलब आपको देखने को मिलेंगे, जो फॉरेन स्टूडेंट जो विदेशी बच्चे हैं वो आकर पढ़ाई करते हैं, खासकर नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑथर का कहना यह है कि हम लोग अगर इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर काम करें, यानी हमारी इस हायर एजुकेशन की जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हम लोग ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग का जो ये मुद्दा है, इसको हम लोग कोलैबोरेट करने के ऊपर आ जाएं, हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेट करें, तो ये जो बच्चों की संख्या, यानी कि जो विदेश से बच्चे आ रहे हैं, उन संख्या को बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया में बढ़ सकते हैं, इंडिया के इन आप कह सकते हो कि कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये काम है कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए। हालांकि हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यानी केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है, हायर एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, पहले कंपैरिजन में, पिछले साल कंपैरिजन में अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी सारा यहाँ पर आप देख पाओगे फंडिंग वगैरह की जा रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन जब बात आती है राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, तो वहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर फंडिंग नहीं है, और उसकी वजह से यहाँ पर वो जो रैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर ये स्टेट वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है वो प्रॉपरली आपको काम करती हुई नहीं नज़र आती हैं, ठीक है ना। मतलब कि आप कह सकते हो रैंकिंग सिस्टम के अंदर ये स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छी रैंक पर नहीं देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कोलैबोरेशन के मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक डिवाइड देखने को मिल जाता है। तो यूजीसी को प्रॉपरली इसको विजिट करना चाहिए और यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए कि हाँ फ़ॉरेन कोलैबोरेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, और यहाँ पे फ़ॉरेन कोलैबोरेशन होगा तो इंडियन आप कह सकते हो इंडिया के अंदर जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनका एक इंक्रीमेंट हम लोग देख पाएंगे। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो ये हमारा लास्ट एडिटोरियल हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल था, वैसे ये वाला मैंने मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग प्लीज़ उसको जाकर एक बार विजिट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि IT रूल्स 2021 क्या है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ये ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी क्या है, उसी को लेकर ये चर्चा की जा रही है।
नाउ अब फटाफट हम लोग अपनी वोकेबलरीज़ को कवर कर लेते हैं। आज की वोकेबलरीज़ आपको क्या क्या देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहला बैलेंटली आपको ये देखने को मिलेगा। जो ये बैलेंटली है इसका मतलब है इन एन ओपन एंड अनअशेम्ड मैनर। और एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड रुको यार, ये वीडियो हिल रहा है। तो यहाँ पर बैलेंटली मतलब अनअशेम्ड मैनर में कोई काम करना, यानी उधम के साथ में करना, आप लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एक बेरेफ्ट ऑफ। यहाँ पर इसका मतलब है नॉट हैविंग, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जिसकी ज़रूरत है हम लोग को, जो चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो बेरेफ्ट ऑफ हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद एक टर्म आती है फजिटिव। फजिटिव मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पर एक तरीके से भाग चुका है, जिसको हम लोग भगोड़ा बोलते हैं, वो होता है फजिटिव। देन एक टर्म आता है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी मतलब यहाँ पर होता है कड़वापन या फिर कटुता, हम जिसको बोल सकते हैं। देन आता है सैबोटेज। सैबोटेज मतलब किसी चीज़ को डैमेज कर देना, तोड़ देना, स्पॉइल कर देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैबोटेज। तो यहाँ पर आप लोग इन वोकेबलरीज़ को थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। कुछ 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। ओके, नाउ इसी के साथ में अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्रीलिम्स का जो हमारा आंसर है वो क्या है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसकी समाप्ति करेंगे। तो प्रीलिम्स का जो हमारा आज का क्वेश्चन था, आपको बताना था कौन सा पेयर करेक्टली मैच होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, 1 और 3। यानी कि आप कह सकते हो पहला कैटलोनिया स्पेन के अंदर है, बिल्कुल करेक्टली मैच है। क्रीमिया हंगरी के अंदर नहीं, क्रीमिया यूक्रेन का देखने को मिलेगा, तो इस वजह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 वाला करेक्ट है, मिंडानो और फिलीपींस वाला, ठीक है। और रोमियो नाइजीरिया वाला भी गलत है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।